हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेटा बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं बचे हैं। आज हमारा डे नंबर 4 है और आज हम करने वाले हैं एलपीपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली पता है क्या हुआ यार, एलपीपी को ना मैंने ऑब्जर्व किया। देखो एनसीईआरटी से तो हमने कर लिया, ग्राफ हमें बनाना आ गया, बट ऑन दी बिहाफ ऑफ द प्रीवियस वीडियो या एनसीईआरटी के बिहाफ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यूज इसके हो पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं आरडी शर्मा वगैरह से, एग्जाम्पलर से, एग्जाम आइडिया से, मुझे समझ आया कि यार एलपीपी के एमसीक्यूज के लिए ना हमें इसकी थ्योरी पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रीजन आप निकालते हो उसे ऑप्टिमल रीजन बोलते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आप निकालते हो उसे ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। तो बतेरी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, तो कोशिश किया आज की वीडियो में पहले कवर करेंगे थ्योरी, देन करेंगे एमसीक्यूज, 8 से 10 एमसीक्यू कम से कम मैं आपको कराऊंगा। और हाँ, कुछ बच्चे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हाँ हम वीडियोस देख रहे हैं, बट आई नो डीप विद इन कि वो नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट में उसी के बिहाफ पे एनालाइज करूँगा कि कितने बच्चों ने वीडियोज़ देखी, उसके बाद जो टेस्ट दिया उसमें रिजल्ट कितना इन्हेंस हुआ। तो अगर आप देख रहे हैं ना बेटा, तो प्लीज़ यू विल हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि डे 4 डन। अगर आपकी ओरिजिनल आईडी है तो मैं समझ जाऊंगा आपके नाम से, और अगर आपकी फेक आईडीज आप बना रखे हैं, अगर आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है, तो आप ब्रैकेट में अपना ओरिजिनल नेम ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि ऑब्जर्व करना है कि आप लोग वीडियोस के बाद भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि एट लास्ट हमारी कोशिश क्या है बेटा, रिजल्ट बनाना। तो रिजल्ट कब बनेगा, जब मुझे कंफर्म करेंगे कि हमने सर पूरी प्रिपरेशन करी, वीडियोस भी देखी, घर पे भी प्रैक्टिस करी, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं बना। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हम कुछ और करेंगे बेटा, लेकिन आपका रिजल्ट खराब नहीं होने देंगे। तो प्लीज़ जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं, आप छोटा सा कष्ट कर लें कि ये कंफर्मेशन दे दें कि आर यू वॉचिंग अ वीडियो और नॉट, और कुछ नहीं करना, बस ये लिख देना है कि डे 4 डन, डे 5 डन, बस ये आप करते रहें, दैट्स इट। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा इसकी थ्योरी में एलपीपी में पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि linear function of 2 or more variable which has to be maximized or minimized under the given restriction। देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है इनइक्वालिटीज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कोई भी दो वेरिएबल की फॉर्म में जो भी लीनियर इक्वेशन हो जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मेरे भोले भाले बच्चों की वेरिएबल जो यूज्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्स वाई, जैसे मैंने लिखा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 7x + 6y। तो जो ऑब्जेक्टिव में हमने वेरिएबल यूज़ किए इसे बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। दीज आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ये सारी थ्योरीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो एक्स और वाई यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। तो ये है थ्योरी नंबर 1। अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर। अब ये क्या है थ्योरी नंबर 2, कि द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज इट्स ऑप्टिमल वैल्यू। भाई जो आप z की वैल्यू निकालते हो ना, आपने z की वैल्यू फॉर एग्जांपल निकाली, यू नो दैट कि आपने निकाला कि मैक्सिमम z तो सर हमारा ना 120 आ रहा है। हमने जो पिछले वाली वीडियो में करा था उसमें मैक्सिमम वैल्यू 120 से 180 आया था, शायद फॉर एग्जांपल 180 आया था। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसका अपना एक ओरिजिनल नेम है, और वो नेम क्या है, वो नेम है बेटा ऑप्टिमल वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम को बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, दिमाग में रखना इस बात को भाई। तो ये थे हमारी थ्योरी नंबर 2। अगले बार जाते हैं भाई, अगला मैंने क्या लिखा है, ध्यान देना जरा इधर। अगला है बेटा फिजिबल और इनफिजिबल रीजन। अब कौन सा रीजन फिजिबल होता है, कौन सा रीजन इनफिजिबल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स, कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। मतलब ये वाले जो कॉन्स्टेंट नहीं लगाते हम कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको इंक्लूड करके जो कॉन्स्टेंट्स हमारे सॉरी जो कॉमन रीजन आता है इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन। मतलब मेरे बच्चों, हम जब बनाते थे डायग्राम, तो फॉर एग्जांपल हमारा कॉमन रीजन ये वाला आया, तो जो कॉमन रीजन हमारा आता है इसको हम बोलते हैं कौन सा रीजन, इट इज़ अ फिजिबल रीजन।
और क्या बोल देते हैं, कई बार इसको बोल देते हैं इट्स अ सॉल्यूशन रीजन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो इसके अलावा रीजन बच गया, जैसे बाहर का याला ऐसा जो बाहर के एरियाज बच गए, उसे बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। तो बहुत छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो आप अगर कर लोगे तो एलपीपी के एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं होंगे, मेरी गारंटी है आपको। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा क्या होता है आपका फिजिबल रीजन और क्या होता है इनफिजिबल। जो बच गया वो इनफिजिबल और जो शेड हो गया वो फिजिबल रीजन, और कई बार हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन। अगला देखते हैं भाई, अगला मैंने क्या लिखा है। अगला लिखा है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार ना आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बाउंडेड, मैंने आपको बता रखा है वैसे कि जिसकी बाउंड्री हो, जो एक स्टैंड ना करे, उसको बाउंडेड रीजन बोलते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन जो बुक की है वो थोड़ी डिफरेंट है, और वो एक्चुअल डेफिनेशन भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे कि अ रीजन, अ फिजिबल रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज सेड टू बी bounded if it can be enclosed within a circle, otherwise it is said to be unbounded। अब देखो ये बड़ा अच्छा वे में इन्होंने समझाया, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि इसने कहा क्या है। ये वाली थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। उसने कहा है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइन्स ऐसी गई, कुछ लाइन ऐसी गई, कुछ लाइन ऐसी गई, और आपका जो रीजन आया, जो आपका शेडेड रीजन आया, फॉर एग्जाम्पल वो ये आया। वो आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर कोई रीजन ऐसा आया जिसको आप विद इन अ सर्कल इनक्लोज्ड कर सकते हैं, विद इन अ सर्कल, तो विद इन अ सर्कल अगर वो इनक्लोज्ड हो पा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा कौन सा रीजन है, दैट मस्ट बी अ बाउंडेड रीजन। और अगर हमारे पास सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि ये एरिया निकला, ये एरिया निकला, और यहाँ पे हमारा कुछ जाकर के शेड हो रहा है ये, तो आप यहाँ पे कहाँ सर्कल बनाओगे। अगर आपने यहाँ सर्कल बनाने की कोशिश करी तो सर्कल तो रीजन में आ जाएगा, क्योंकि रीजन तो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड रीजन है, स्पेस में जा रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है। आप कितना बड़ा सर्कल बनाओगे बेटा। तो आपका अगर शेडेड एरिया सर्कल में इनक्लोज्ड ना हो पाए तो आप समझ जाना कि वो एक अनबाउंडेड रीजन है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी ज़रूरी है, बिकॉज एमसीक्यू में आपसे वो ऐसे ही पूछेगा, इसी लैंग्वेज में पूछेगा। तो ये था हमारा बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन। अब बात कर लेते हैं सर फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ जी, यहाँ मैंने लिखा है कि एनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच ऑल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस of the problem is called the feasible solution and any point outside the feasible region is called the infeasible solution। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो भी कॉमन रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन जो आ रहा है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स लेते थे कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर वाले पॉइंट्स भी जो लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो होंगे फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब आपको पता है कि इनमें से कोई एक ना एक ही होता था सॉल्यूशन, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये, और इनफैक्ट ये भी कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं जो कि इस पूरी जो लाइंस है उसको ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं ये सब मिलकर के बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे कहाँ रहे, फिजिबल रीजन में। तो ये सारे के सारे क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन। और ऐसे पॉइंट जिसके बाहर है, जिसको फिजिबल रीजन से कोई मतलब नहीं है, वो हो गया इनफिजिबल सॉल्यूशंस। तो वो पॉइंट कभी भी उनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, और यहाँ से कोई भी पॉइंट लोगे तो वो इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए उसने बोला हुआ है कि विच ऑल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब ऐसे पॉइंट जो इसको भी सेटिस्फाई करें उसे हम बोलते हैं क्या, फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, अगले पे भी ध्यान दो। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला मैंने आप लोगों के लिए लिखा है जी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो बहुत मेहनत चल रही है, आप लोगों पे बहुत मेहनत चल रही है, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे को रिजल्ट चाहिए, जितनी भी टेस्ट है उसके अंदर भी और जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर भी। मैं यहाँ पे बेटा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका भी सेक्रीफाइस करना बनता है अपने रील्स देखने को, अपना इंस्टाग्राम चलाने को, अपनी मौज मस्ती को। आप थोड़ा ना 2-3 महीने का सेक्रीफाइस कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को आपको इस बात का अफसोस हो कि काश हमने 2-3 महीने मेहनत कर ली होती, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ। अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी कॉल पे, एंड व्हाट ही सेड, मेरे पास कॉल आया, बहुत एलीट फैमिली से, बिजनेस क्लास फैमिली से वो बच्चा है, और वो मॉडर्न 12 कम्मा में पढ़ता था, बहुत अच्छा स्टूडेंट है।
उसने मेरे पास कॉल किया, कहता है कि सर CUET का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा जो कॉलेज मिल रहा है ले ले यार। उसने BCom ऑनर्स ले ली, उसको कॉलेज पता है कौन सा मिला, जाकिर हुसैन कॉलेज। अब कॉलेज की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी क्लास है ना, जिस स्कूल से वो पढ़ा और जो माहौल उसको मिला, उससे बिल्कुल वो अपोजिट माहौल में चला गया। उसके सपने तो बड़े बड़े थे कि सर मेरे को SRCC में जाना, और अच्छा बच्चा था, अबव एवरेज था, लेकिन एक ही कमी थी उसके अंदर, लापरवाह बहुत था, पढ़ाई नहीं करता था। CUET एग्ज़ाम के टाइम पे भी उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। उसके सपने थे SRCC, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज में जाने के, लेकिन यार ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर सपने जो है ना वो सेक्रीफाइस मांगते हैं। अगर आपने कहीं पहुंचना है ना तो उसके लिए आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो व्हाट ही डज कि उसने जाकिर हुसैन में एडमिशन ले लिया। अभी कुछ टाइम पहले मेरी उससे बात हुई है, इतना अफसोस कर रहा था वो, कह रहा मुझे सर इतनी एंजाइटी हो रही है ना कॉलेज जाने के बाद, जैसा मैं कॉलेज चाहता था मुझे वो कॉलेज नहीं मिला, जो मैं कोर्स चाहता था मुझे वो कोर्स नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूँ तो किस मोटिवेशन से करूँ। कह रहा काश सर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं CUET के लिए अच्छे से मेहनत कर लेता और मैं आज किसी अच्छे कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में विद द कोर्स जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाता, तो मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी। आपकी छोटे छोटे सेक्रीफाइस ना आपकी लाइफ बनाते हैं, और आपकी छोटी छोटी जो मौज मस्तियाँ हैं ना वो आपकी लाइफ बिगाड़ती हैं। तो ध्यान रखो बेटा कि आज मेहनत कर लोगे ना, आज आपने बीज बो दिया ना, तो वो कल को बनेगा पेड़, और जब वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा उसके फ्रूट आप भी खाओगे। ध्यान रखना इस बात को कि आप जो बीज बो रहे हो वो जहर उगलने वाला है या फिर वो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा फ्रूट देने वाला है, ये सब आपके हाथों में है। तो प्लीज बेटा ध्यान दें इस चीज पे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। अ फिजिबल सॉल्यूशन एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज अ ऑप्टिमल वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब मेरे बच्चों मैंने क्या बोला, जो फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू हो जाती है, इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि आपका ये रीजन आया और आपको पता है ये सारे के सारे हमारे जो है, देखो उसने क्या बोला है कि फिजिबल सॉल्यूशन, अब ये फिजिबल सॉल्यूशंस है। अब ये फिजिबल जो सॉल्यूशंस हैं इनमें से जो ऑप्टिमल वैल्यू दे देगा, अब ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है, ऑप्टिमल वैल्यू होती है जिसको हमें मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, वो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू होती है। तो ऑप्टिमल वैल्यू जो भी पॉइंट दे देगा अल्टीमेटली वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा सर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल 3,5 आई डोंट नो, और मुझे लगा कि यार इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम z जो है वो 180 आ रहा है, और किस पॉइंट पे आ रहा है 3,5 पे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, और जो ये वैल्यू है ना ये मेरा ऑप्टिमल वैल्यू हो गया। तो आई विश आपको ये थ्योरीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो रही है, क्योंकि इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है और जो MCQs है बहुत आराम से कर लोगे बेटा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब ये बोल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होती है, इस पे भी बेस्ड कई बार एक MCQ पूछ लिया जाता है। मैंने आपसे बोला द प्रोसेस of obtaining an optimal solution is called the optimization technique। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिससे आप क्या निकालते हैं, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन करना, सब कुछ करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी थी। अब यहाँ से शुरू होंगे हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे MCQs। तो ये रहा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे बोल रहा है कि इन LPP, अब देखो ये थ्योरी जो है ना आपकी क्लियर हो गई ना, तो आपको MCQs में प्रॉब्लम ज़्यादा आनी नहीं है, आपके MCQs बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएंगे। कह रहे हैं कि LPP में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसकी हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन द टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, देन एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स द सेम। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यार एक हमारे पास लाइन थी, देखो हमसे कहता है कि हमारा जो है ना सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, जो इस पे हुआ वही इस पे हुआ, मतलब दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ऑन द टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन द एवरी पॉइंट ऑन दैट लाइन, तो इस लाइन पे क्या एवरी पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो यस। ध्यान रखना इस बात को कि अगर एक ही लाइन पे दो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए और उन दोनों पे वो मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब ये कि उस पूरी लाइन पे वो मैक्सिमम होने वाला है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लेना, सब जगह वो 100% क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई विश आपको पहला MCQ क्लियर हो गया होगा। अगला MCQ हमसे कह रहा है इन द फिजिबल रीजन द LPP इज डैश
देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस मे और मे नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो कह रहा है ऐसा कौन सा रीजन होता है कि जिसके बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। मेरे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो कराई थी, एक बाउंडेड रीजन था, एक अनबाउंडेड था। ये अनबाउंडेड का केस होगा, कॉमन सेंस वाली बात है यार, क्योंकि मे और मे नॉट एग्जिस्ट कब होता है? जब वो अनबाउंडेड होता है। जब वो बाउंडेड होता है तब तो कन्फर्म्ड होता है ना, तब तो आंसर कन्फर्म्ड है। जो भी आपका आंसर होगा वही तो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका MCQ नंबर 2। आ जाए बेटा एग्जाम में तो आप गलती से भी छोड़ के मत आना। अब बात कर लेते हैं बेटा MCQ नंबर 3 की। MCQ नंबर 3 की कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन ऑफ दैट concerned with the finding dash a of the linear function is called b function and the several variables x and y subjected to the condition that variable are dash satisfy। अब ये बोल रहे हैं कि जितने a b c डैश है ना, आपने सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है। जितनी भी डैश है ना, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरना है। तो जितनी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है उसके हिसाब से जज करो ना यार। तो ए में क्या आएगा आप खुद सोचो। वो बोल रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज वन ऑफ दैट कंसर्न with finding the dash of linear function is called। तो ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालते हैं। तो ये सी ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर उसने बोला हुआ है कि सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट द वेरिएबल आर डैश एंड सेटिस्फाई। तो वो डैश जो है वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल है। तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है नॉन नेगेटिव। यस, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आएगा ऑप्टिमल वैल्यू, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में इजीली फिल हो रहा है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला ले रहा हूँ मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज सेड टू बी डैश इफ इट कैन बी इनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। अगर सर्कल में हम डाल सकते हैं तो वो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सर्कल में अगर डाल सकोगे तो वो एक बाउंडेड रीजन हो जाएगा, और सर्कल में अगर हम इनक्लोज नहीं कर पाएंगे तो वो एक अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कहता है सर लीनियर इनइक्वालिटी दी है इन द ग्राफ शोन बिलो। ये आपके सामने एक सिचुएशन अवेलेबल है। आई विश आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा डायग्राम ब्लर है, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमसे बोल रहे हैं कि बताइए कि कौन सा रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है। पहली बात, आपको शेडेड एरिया नहीं दिख रहा होगा तो मैं शेड कर देता हूँ। ये एरिया शेड हो रखा है, और ये एरिया अगर शेड हो रखा है तो ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है ABC ABC बोल लो। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो हमारा फिजिबल रीजन है सर ABC। दिस इज आर फिजिबल रीजन। तो आई विश सबको क्लियर हो रहा हो बेटा। अगला MCQ हमसे कह रहा है इफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP इन अनबाउंडेड, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सही बात है यार, अभी तो किया आपने, सही बात है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रूथ, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, खत्म बात। अगला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज ऑकर एट ओनली वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। बताइए जी, क्या मैक्सिमम वैल्यू एट ओनली वन पॉइंट पे होती है? नहीं सर, अभी तो मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि इट कैन बी एट इनफाइनाइट पॉइंट। तो इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकते हैं, तो ये तो फॉल्स है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार देना। अपने आप कुछ मेहनत आप भी कर लो बेटा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक LPP में द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू इतना इतना इज ऑलवेज 0 इफ ओरिजिन इज वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। क्या ये बात सही है? मुझे आप बताएं बेटा। क्या अगर एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा उसी केस में क्या हमारी जो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है? गलत है ये। पता है क्यों गलत है? आई टेल यू। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z इज इक्वल टू x माइनस वाई, और मेरा एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा हो, उसके अंदर एक कॉर्नर पॉइंट मेरा हो फॉर एग्जांपल 2,2, और मैं यहाँ पे अगर z की वैल्यू निकालता हूँ 2 - 2, तो आपको नहीं लग रहा कि z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा? तो क्या ये ओरिजिन पे हुआ? तो क्या ये कंपलसरी है कि एक ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट ही हमें 0 वैल्यू देगा? इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला MCQ पढ़ लो भाई। अगला MCQ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक LPP जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है बेटा, यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लगा दिया है, दैट इज माय फॉल्ट, उसको इक्वल टू कर लें, हैज़ द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द टू फिजिबल रीजन, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स एट
z ऑकर्स एट, यार अभी देखो ना, मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो उस पूरी लाइन पे वो सेम मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करती है, तो इट मीन्स मेरे भोले भाले बच्चों इसका आंसर नंबर डी होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि z इज इक्वल टू इतना है, सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट इतने हैं, डायग्राम बना पड़ा है, शेडेड रीजन हमें दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हमसे जो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी कॉर्नर पॉइंट की किस पॉइंट पर है। अब z की इक्वेशन क्या है, z की इक्वेशन ये है, तो एक कॉर्नर पॉइंट मेरा देखो, कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ पे पहले तो ले लेते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, मैं लिख देता हूँ, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, 0,1 एक कॉर्नर पॉइंट है, इसको रेड से लिख देते हैं चलो, और एक कॉर्नर पॉइंट है 1,0 और एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0। तो अगर मैं यहाँ पे 1,0 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, और ये पुट करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 ही मैक्सिमम लग रहा है मुझे, क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब किस पे वो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2। अरे नहीं भाई 2 तो नहीं है मैक्सिमम वैल्यू, 2 मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है हमारी, 2 इज़ नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स, राइट। तो कुछ क्वेश्चन देख रहे हो आप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन रहे हैं जिसके अंदर आपका वो जो न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे, वाले कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। इनफैक्ट अभी देखो आने वाले एमसीक्यूज भी ऐसे ही हैं। अभी मैं तुम्हें आने वाले एमसीक्यूज दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, जिसमें पूरा डायग्राम आपको दे रखा होगा, यू कैन सी। नेक्स्ट, अब ये एमसीक्यू मेरा फेवरेट है, ये दिस एमसीक्यू इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू मैंने बोर्ड एग्जाम में, सैम्पल पेपर में 2 से 3 बार देखा हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपसे बोल रहे हैं कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है, और हमसे कह रहे हैं कि पी एंड क्यू, हमें तो जो z दे रखा है वो पी एक्स प्लस क्यू वाई दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और हमसे बोल रहे हैं कि बताइए अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे 3,4 पे है, मतलब 3p 4q, एंड इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम है, मतलब 0p 5q, तो पूछ रहा है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सॉल्व कर लो इसको यार। तो 3p इज इक्वल टू 5q माइनस 4q, तो q इज इक्वल टू 3p, ये हमारी सिचुएशन आ गई ना। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है। तो करा हमने कुछ भी नहीं, जिन 2 पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम था उन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिया और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, वहां से हमें जो सिचुएशन मिल गई दैट विल बी आवर फाइनल सिचुएशन। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कहता है द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी शोन इन द फॉलोइंग फिगर, z इज इक्वल टू दिस दैट दिस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कह रहा है मिनिमम। अब देखो मैंने क्या बोला, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको डायग्राम एग्जैक्टली गिवन होगा। यू कैन सी द डायग्राम। अगर आपको विजिबल डायग्राम, आप ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो पॉइंट्स अवेलेबल, अगर आपको दिख नहीं था तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा। ये पॉइंट है 4,10, ये पॉइंट है हमारा 6,8, ये पॉइंट हमारा दे रखा है 6,5, और ये वाला पॉइंट है हमारा 5,0, ये तो 0,0 है ही, और ये है 0,8। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, वो दे रखा है 3x माइनस 4y। तो जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा उसी पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको सारे कॉर्नर पॉइंट ना रखना पड़े, वरना आप सारे कॉर्नर पॉइंट रखोगे, कंपेयर करोगे, इट विल टेक टाइम। तो आप सबसे बढ़िया तरीका ये लगा दो कि आप x की जगह 0 डाल दो और y की जगह डाल दो 8, क्योंकि यहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो माइनस का 32। इससे कम आप चाहे कोई भी पॉइंट डाल दो, 0 0 डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट होगा। तो इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे इफ़ यू नो कि क्या ट्रिक है, x को मिनिमम करना है और हमें y को मैक्सिमम करना है, सो दैट जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो ये था हमारा अगला एमसीक्यू। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एमसीक्यू लेते हैं भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय लें और आप ट्राई करें। आसान है, सब कुछ आपको दे रखा है, आपके सामने कॉर्नर पॉइंट्स रखे हैं। शेडेड एरिया अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं शेडेड एरिया आपको दिखा देता हूँ कि विच एरिया इज अ शेडेड एरिया। ये वाला एरिया हमारा शेडेड एरिया है जी, ये शेडेड एरिया है और ये कॉर्नर पॉइंट्स है। और आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, ये हमारा एक आखिरी एमसीक्यू है, इसके अलावा एमसीक्यू इसके ज़्यादा बनते नहीं है। तो आपको 3 कॉर्नर पॉइंट गिवन है और आपको बताना है कि इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आप जो वैल्यूज़ हैं वो रखेंगे तो आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अगर आपका y सबसे ज़्यादा हो। और y सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है? y सबसे ज़्यादा यहाँ हो सकता है।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 36 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, आई थिंक 12 आएगा। एंड दिस इज आर मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहीं। अब ये क्यों हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है बेटा, ये इसलिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, इसको पुट करके देख लेना, इसको पुट करके देख लेना, इसको पुट करके देख लेना, मैक्सिमम इसी पे बनेगा क्योंकि इस पर जीरो ही बन रहा है, और इस पे तो ऑब्वियसली मिनिमम बनेगा क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि एक जीरो है, तो अल्टीमेटली हमारा 12,6। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, द लास्ट MCQ इज ओनली फॉर यू। आप कमेंट में मेरे को बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। तो MCQ इज, ये वो MCQ है जो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, और इससे ये भी, इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपॉन में दे रखे हैं बेटा, 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, और आपने बताना है इसके अंदर कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आई है बेटा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जो हम PPT बना रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपने एडवाइस करना है कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलना कि #day4 डन, सो दैट आई कैन नोटिस कि कौन कौन बच्चा एक्चुअल में वीडियोस को लेके सीरियस है। और बिलीव मी, जो बच्चे ने 51 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया और उसका हर एक वीडियो के एंड में और हर कमेंट में मेरे को ये कंफर्म हो गया कि उस बच्चे ने वीडियो देखी, 51 डेज के बाद एक बच्चे को मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, और खास करके उस स्टूडेंट को जो सारी वीडियोस में रेगुलर रहेगा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जिसमें मैं वेक्टर अलजेब्रा का मिसलिनियस कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और हाँ, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।